हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम इन माय वीडियोस। तो मैं आज एनसीआरबी की रिपोर्ट्स पे कुछ बात करूंगी। जो एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम ब्यूरो है, जो कि रिपोर्ट इशू करता है, यानी एक्सीडेंटल यानी जितनी डेथ है क्राइम के अगेंस्ट, इन सब चीज़ों पे वो रिपोर्ट इशू करता है, जिससे डेटा से पता चलता है कितनी डेथ हुई हैं, कैसे डेथ हुई हैं, यानी कि क्राइम रेट कितना है, ये सारी चीज़ें से पता चलती हैं। तो उसने अपनी रिपोर्ट लॉन्च करी है, तो इशू करी है, तो उस पर हम बात करेंगे कि कितनी कितनी डेथ्स हुई हैं, कैसे डेथ हुई हैं, इन सब चीज़ों पे। तो जैसे कि देखेंगे एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया 2023 रिपोर्ट, यानी कि एनसीआरबी ने रिसेंटली अभी जो है जो रिपोर्ट इशू किया है, जिसमें जो है एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड के अबाउट है। तो इसमें बात करें तो रिसेंटली नेशनल क्राइम ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पब्लिश द एक्सीडेंटल डेथ सुसाइड इन इंडिया 2023 रिपोर्ट। इसने यानी कि अपना एक्सीडेंटल एंड सुसाइड नाम इसका है, जो कि रिपोर्ट का उसने अपना इशू किया है। तो इस पर बात करें तो रिपोर्ट में इंक्रीज द सुसाइड यानी सुसाइड रेट बढ़ा है, और रेट ऑफ सुसाइड रेट यानी इन सब चीज़ों पर हम थोड़ा सा बात करें तो इंक्रीज द सुसाइड में है टोटल रिपोर्ट सुसाइड शोज इन द इंक्रीज ऑफ 0.3%, यानी 0.3% की इंक्रीजिंग हुई है 2023 में एज़ कम्पेयर टू 2022 से। यानी जितनी डेथ्स हुई है 2022 में, उनसे 0.3% का जो है ग्रोथ रेट आई है, यानी कि इसमें इंक्रीजिंग हुई है सुसाइड में। However, rate of the suicide has decreased by 0.8% during 2023-22, यानी कि कुछ भी उसमें थोड़ा सा डिक्रीजिंग भी देखने को मिला है, बट फाइनली ओवरऑल 0.3% का आप यही कह सकते हैं कि उसमें इंक्रीजिंग हुआ है। आगे बात करें तो रेट ऑफ सुसाइड में, तो अंडमान निकोबार इसलैंड, जिसको आइलैंड कहते हैं, या और सिक्किम, केरला, इनमें हाईएस्ट डेथ सुसाइड यानी सुसाइड रेट जो है अंडमान निकोबार आइलैंड यानी कि जो यूटी है, और सिक्किम और केरला, इन तीन स्टेट्स में जो है इन सुसाइड रेट्स हाईएस्ट रहा है। यानी फर्स्ट नंबर पे देखा जाए तो अंडमान निकोबार है, जो कि आप थोड़ा मैप में दिखाएं आपको। तो अंडमान निकोबार ये रहा, और केरला ये है, और सिक्किम देखा जाए थोड़ा सा तो सिक्किम ये है। तो इस तरीके से जो रिपोर्ट आई है, इन तीन स्टेट्स में इंक्रीजिंग है, यानी सबसे ज़्यादा डेथ रेट इन्हीं स्टेट्स में हुई हैं। नेक्स्ट पे बात करें तो सिटीज़ हैव हायर सुसाइड रेट एज अ कम्पेयर टू ऑल इंडिया सुसाइड रेट, यानी अगर देखा जाए तो सिटी में ज़्यादा सुसाइड हुई है दैन दैट ऑफ रूरल एरियाज़ में। रेट्स विद हायर परसेंटेज शेयर ऑफ सुसाइड, यानी कि परसेंटेज में अगर देखा जाए तो रेट में देखा जाए तो अंडमान निकोबार सबसे ज़्यादा है, फिर सिक्किम, फिर केरला। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, फिर तमिलनाडु में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका, फिर वेस्ट बंगाल, यानी कि ये सारे स्टेट्स जो कि दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ सुसाइड रेट्स ज़्यादा हुए हैं, यानी सुसाइड परसेंटेज में ज़्यादा हुए हैं। थोड़ा सा आगे बात करें तो मेल फीमेल रेशियो में, यानी कि कितने मेल पर कितने फीमेल की सुसाइड रेट है, तो अगर देखा जाए 72.8% मेल का सुसाइड रेट है, और 27.2% का मेल का है, फीमेल का, यानी कि मेल का ज़्यादा है दैन दैट ऑफ फीमेल। यानी देखा जाए तो मेन का सुसाइड रेट ज़्यादा है दैन दैट ऑफ वुमेन 27%, यानी कि 1/3 अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि डिफरेंस है। आगे हम बात करें तो मेजर काजेज़, यानी मेजर काजेज़ कौन कौन से हैं जिनमें सुसाइड रेट देखने को मिला है। फैमिली प्रॉब्लम्स, यानी फैमिली इशू की वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं, जैसे कि जिसमें है 31.9%। अदर दैन मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि कुछ तो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस जैसे वीमेंस के अगेंस्ट हो जाता है, या मेन, कभी कभी आपने सुना होगा रिसेंटली में मेन के अगेंस्ट भी केसेस बढ़े हैं, तो इन सब चीज़ों से फैमिली इशूज़ होता है। कभी कभी फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है, यानी फैमिली तो बहुत सारे इशूज़ होते हैं, तो उनमें किसी प्रॉब्लम को मेंटली टॉर्चर फील करते हैं उसका, तो अगर सपोज दैट सुसाइड अडॉप्ट टू सुसाइड कर लेते हैं, तो उसमें अटेम्प्ट टू सुसाइड, तो उसमें 31.9%, यानी हाईएस्ट अगर देखा जाए तो फैमिली प्रॉब्लम से है। सेकंड है इलनेस, यानी बहुत लोग हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं, तो जिसके थ्रू जो है वो इलनेस की उसे अगर हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं तो ज़्यादा अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं, जिसमें 19% है।
ड्रग अब्यूज़ यानी ओवरऑल जितने सुसाइड रेट्स हुई हैं उसका 31.9% का तो रेट सिर्फ फैमिली प्रॉब्लम्स का है। सेकंड है इलनेस से 19% का है। थर्ड है ड्रग अब्यूज़ यानी अल्कोहलिक एडिक्शन से हो जाता है 7%, यानी कुछ लोग ड्रग्स या फिर अल्कोहलिक एडिक्शंस हैं यानी कि शराब वगैरह पीते हैं, तो हो सकता है स्मोकिंग करते हैं तो नहीं मिलता है, कभी कुछ हो जाता है, इन सब चीज़ों से वो सुसाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करें जो कि 7% है। नेक्स्ट है मैरिज रिलेटेड इशूज़ यानी कि मैरिज इशूज़ में हो जाता है यानी कि कुछ लोगों का, तो उसमें है 5.3%। और लव अफेयर्स जो कि आज जिंजी कैटेगरी का कह सकते हैं, जो जिंजी जनरेशन है, तो उसमें जनरेशन जी है जो, उसमें देखा जाए तो ये केसेस ज़्यादा हैं, तो 4.7% का लव अफेयर्स हैं, यानी कि कुछ लोग का होता है कि फैमिली इशू यानी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, कुछ लोग का इंटरकास्ट मैरिज की वजह से हो जाता है, कुछ लोगों का कुछ इस तरीके से लव अफेयर्स में 4.7% के देख सकते हैं, जिसमें टोटल ओवरऑल जो सुसाइड हुई हैं उसमें से। नेक्स्ट आप बात करें तो बैंक्रप्सी एंड इंडेप्टनेस 3.8% है। कुछ लोग तो इंडेप्टनेस को फेस करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया बोरोइंग, उसके बाद फिर उसको नहीं चुका पाते तो उसके थ्रू यानी कि मेंटली टॉर्चर फील करते हैं और अपना सुसाइड करते हैं, तो उसमें 3.8% का है। या बैंक्रप्सी यानी बैंक से लोन ले लिया है या पैसे नहीं है गरीबी के कारण, बहुत सारे इशूज़ होते हैं, तो उसमें। नेक्स्ट बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट में 1.8%, यानी कि कुछ लोग तो अगर जॉब उनको सही नहीं मिलती है, उन सब चीज़ों को फील करके जो है मेंटली वो कह सकते हैं स्ट्रेस होता है, उससे कर लेते हैं, तो 1.8% का इसमें। और फेलर इन एग्ज़ाम, जैसे बच्चे ज़्यादातर आपने कोटा में देखा होगा, रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं, तो बच्चे अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड, तो 1.4% यानी एग्ज़ाम के डर से, कुछ लोग तो एग्ज़ाम के डर से कर लेते हैं, कुछ लोग एग्ज़ाम फेस करने का बहुत सारे यानी कि इशूज़ होते हैं थोड़ा स्टूडेंट लाइफ में, जैसे कि आप देखते हैं कि थोड़ा सा इशू होता है, तो लेकिन मैं सपोर्ट करूँगी कि ये तो सारे एक वो है या कहते साइकिल कह सकते हैं, तो इससे डर करके भागना नहीं है। ऐसे होता नहीं कि हमको दवा, जैसे बुखार है और दवा भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हमको पता है कि दवा खाएंगे तभी बुखार जाएगा, तो उसके लिए हमको मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो उसी तरीके से आपको फेलियर भी फेस करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाते हैं या फिर हम हर चीज़ जो करते हैं उसमें पास ही हो जाते हैं, हर चीज़ में कुछ ज़रूरी नहीं है। हम फेल भी होते हैं तो हमको उससे मोटिवेशन भी मिलता है, वो हमें स्ट्रांग बनाता है, तो फेलियर थोड़ा-सा उससे मैं वो करूँगी कि आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप उसे थोड़ा-सा फेस करिए। तो वो आपकी कैपेसिटी स्ट्रांग करती है और जो है नेक्स्ट टाइम अगर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसे फेस करेंगे। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सक्सेस हो जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर सपोज़ दैट कोई इशू आता है, कोई चैलेंजेस आता है, तो उसे फेस करने में उतने एबल नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि अगर किसी को भी किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम है तो उसे पहले फेस करिए, देखिए हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। तो थोड़ा-सा इस पे बात करिए और आगे हम थोड़ा-सा बात करते हैं। तो फार्मर सुसाइड रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर ओवरऑल सुसाइड जितनी हुई है उसमें से 6.3% तो फार्मर्स का भी है, जिसमें देखा जाए तो 10,787 पर्सन्स अकाउंटिंग फॉर द सुसाइड, यानी इन्होंने फार्मर्स ने सुसाइड किया, यानी कि देखते हैं कि जैसे यूपी है, बिहार तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फार्मर्स का ये वो है इशू है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, कुछ जैसे फार्मर में है वेस्ट बंगाल है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर वो फार्मर का यानी डेथ रेट ज़्यादा है सुसाइड, जैसे कि देख सकते हैं। ये वाला बेल्ट नहीं है, ये वाले बेल्ट में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर सुसाइड रेट बहुत लो है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी है, यानी कि जैसे बिहार हो गया, आप देखते हैं कि बिहार तो फ्लड क्या कहते हैं फ्लड जोन में आता है। झारखंड और उड़ीसा है, गोवा है, यहाँ सब तो मैक्सिमम रिवर्स का फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो जिसके लिए जैसे जो गोवा देख सकते हैं, तो ये स्टेट्स हैं जहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉट सिस्टम वो प्रॉब्लम कम है, तो जिसकी वजह से ना वहाँ पर पानी का अच्छी अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ फार्मर सुसाइड कम होता है और प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो वहाँ पर जीरो सुसाइड है, जैसे कि आप फार्मर्स का, यानी हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं, वहाँ बहुत सारी रिवर्स हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश देख सकते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न में, उड़ीसा, बिहार, ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत लो अवेलेबिलिटी है उसकी, यानी जीरो सुसाइड रेट है, यानी कि वहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा फार्मर्स को प्रॉब्लम होती है इरिगेशन में ही, और अगर इरिगेशन सिस्टम अच्छा है तो थोड़ा प्रोडक्शन सही हो जाता है, इन सब चीज़ों से लेस हो जाता है। आगे हम बात करें मेजर काजेज़, जो मेजर काज क्या क्या हैं लोग अगर सुसाइड अटेम्प्ट करने का, सॉरी मेजर काजेज़ पे हमने बात करी। अब आगे हम बात करें तो इनिशिएटिव टेकन टू द प्रिवेंट सुसाइड, यानी गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव भी लिया है
इसको सुसाइड अगेंस्ट यानी कि उसका कुछ एम भी है। तो हम बात करें तो नेशनल सुसाइड प्रिवेंट स्ट्रेटजी यानी कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी 2022 में से लॉन्च किया था। इसका एम है रिड्यूस द सुसाइड मोर्टेलिटी बाय 10% बाय 2030 यानी जितनी भी सुसाइड रेट है उसका 10% रिड्यूस करना है बाय 2030। ये 2030 में बहुत सारे गोल्स हैं, जैसे कि SDG का भी गोल है, SDG जो हमारा है, तो इसका जो वो 17 SDG गोल्स हैं उसको बाय 30 इसको वो अचीव करना है। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो हमें बनानी है वो भी बाय 2030 है। तो इस तरीके से बहुत सारे गोल हैं तो हमें जो कि अचीव करना है। और देखा जाए तो थोड़ा सा और आपको बता दूं तो यूपी का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का है बाय 2030। तो इस तरीके से हमने बात करी। और थोड़ा सा आगे बात करें तो जिसका फुल फॉर्म है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स यानी इसका फुल फॉर्म है इट प्रोवाइड्स 24/7 फ्री टेली मेंटल हेल्थ रिपोर्ट यानी सपोर्ट। यानी कि जो पहला तो है जो नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी वो प्रिवेंट करने के लिए वर्क करता है। और जो सेकंड है टेली मानस ये प्रोवाइड करता है 24/7 यानी कि 24 घंटे वीक के 7 डेज डे के 24 आवर्स वो जो है वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट मेंटली हेल्थ। अगर कोई भी मेंटल प्रॉब्लम इशू कर रहा है फेस कर रहा है तो उसको वो सपोर्ट करता है, वो थोड़ा उसको काउंसलिंग करता है और उसे मोटिवेट करता है कि सुसाइड ना करे, उसके बदले बहुत सारे वर्क्स हैं उसे किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पे वो सपोर्ट करता है। तो जो कि टोल फ्री है जिसपे आप बात करके किसी को अगर एंजाइटी होती है तो बात करके थोड़ा सा अपना माइंड हल्का कर सकते हैं। तो आगे बात करें तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम यानी NMHP यानी इसका फुल फॉर्म है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये प्रोवाइड करता है एक्सेसिबल डिसेंट्रलाइज्ड मेंटल हेल्थ केयर यानी कि मेंटली प्रॉब्लम अगर इशू है मेंटली हेल्थ इशू है तो वो उसके लिए भी प्रॉब्लम सपोर्ट करता है। वो डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट यानी एक्सेसिबल है यानी ये भी टोल फ्री नंबर अप्रॉक्सीमेटली है, सारे डिजिटलाइज हैं। तो उसमें बात करते हैं आसपास कहीं बहुत ज़्यादा सेंटर्स भी खोले जाते हैं कि अगर किसी को मेंटली प्रॉब्लम है तो वो जा कर के वहाँ शेयर कर सकता है। तो एक तरीके से ये भी इनिशिएटिव लिया गया। लास्ट है मनोदर्पण मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट्स टीचर एंड फैमिलीज। ये मैक्सिमम एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ओपन लॉन्च किया है जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है मेंटल हेल्थ में वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट यानी स्टूडेंट के हेल्थ के लिए, टीचर्स या फैमिलीज यानी कुछ इशूज़ होते हैं जैसे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो कि आपने देखा कि एग्जामिनेशन में है 0.1% समथिंग का तो सुसाइडेड, तो स्टूडेंट को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट टीचर्स को भी जो मेंटली हेल्थ होती है यानी कि कभी कभी होता है ना टीचर भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, तो उन सब चीज़ों या फैमिली इशू में भी ये सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से ये सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो कि इनका मेन पर्पज़ है ये सुसाइड रेट को कम करना, मैक्सिमम अवेयरनेस फैलाना, लोगों की ज़िंदगी बचाना। तो इन सब चीज़ों पर वर्क करता है। अब थोड़ा सा NCRB पे हम बात कर लेते हैं कि NCRB क्या है। तो ये मैंने जो कि आपको इंडिया के मैप में दिखाया जहाँ जीरो रेट्स कम है, जैसे कि ये पूरा जो रीजन है यहाँ पर सुसाइड रेट फार्मर्स का बहुत लो है। तो इन सब चीज़ों पे हमने बात करी। आगे हम थोड़ा चलते हैं NCRB पे बात कर लें। तो NCRB रिपोर्ट क्या कहती है यानी कि NCRB जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी इसका फुल फॉर्म है, ये बना था 1986 में बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टंडन कमेटी यानी टंडन कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। नेशनल पुलिस कमीशन 1977-1981 लेकर के जो बना था, उसके बाद MHA's टास्क फोर्स यानी कि जो टंडन कमेटी ने रिकमेंड किया था उसके बाद ये टास्क फोर्स के रूप में आया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और उसके बाद होम अफेयर्स टास्क फोर्स पहले बना था, उसके पहले ये बना था नेशनल पुलिस कमीशन, उसके बाद फाइनली इसका जो है मतलब रिन्यू कर करके इसका नाम रखा गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो इस तरीके से इसकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और नेक्स्ट बात करें तो थोड़ा सा आप अगर देखते हैं तो अमित शाह जी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। अगर की फंक्शंस की बात करें तो NCRB के तो डाटा रिपोजिटरी यानी कि डाटा वो करता है एक्ट एज अ डाटा रिपोजिटरी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशन
नए नेशनल डाटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स, यानी बहुत सारे उस पर क्राइम में के अगेंस्ट ये डाटा रिकॉर्ड करता है, यानी डाटा वो करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, जैसे और उसके बाद इसे इशू करता है। नेक्स्ट बात करें तो नेशनल वेयर हाउस फॉर द फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड ऑफ द इंडियन एंड फॉरेन क्रिमिनल, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम was integrated into the NCRB providing a searchable database, यानी बहुत सारे जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनके अबाउट भी ये डाटा प्रोवाइड करता है, उनके अगेंस्ट एक्शन लेता है, इन सब चीज़ें भी करता है। आगे देखें तो कोऑर्डिनेशन में है, इट इज़ सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, यानी कि क्राइम और क्रिमिनल को ट्रैक करता है। नेक्स्ट बात करें तो पब्लिकेशन, यानी कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जैसे कि एनुअल नेशनल क्राइम स्टैटिक्स इंक्लूडिंग क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया, प्रिजन स्टैटिक्स, यानी इस तरीके से कुछ रिपोर्ट्स वो करता है, इशू करता है, जिसके थ्रू हमें वो प्रॉपर डाटा का पता चलता है। तो इस तरीके से हमने NCRB के रिपोर्ट्स और NCRB के डाटा पे हमने बात करी, और इसी तरीके से आपके लिए नए नए टॉपिक्स लाते रहेंगे। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको इसी तरीके से नए न्यूज़ मिलती रहे। थैंक यू।